नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति को भी मंजूरी दी। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को मिलाकर विज्ञान धारा योजना को स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। देश को मार्च 2026 तक नक्सली समस्या से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य और पूर्वी क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। 7 दिन तक गुजरात में व्यापक वर्षा होगी। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के लिए 10 सदस्यीय निशानेबाजी दल रवाना। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकृति दी है, जिसमें निश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में बताया कि इस योजना के अंतर्गत 25 वर्ष तक की सेवा पूरी करने के बाद अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा योजना में कर्मचारी के निधन के बाद परिवार पेंशन 60% कर दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार नीति के लिए बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति को स्वीकृति दी गई है। भारत सरकार की यूनियन कैबिनेट ने 3 बड़े फैसले लिए। उसमें आने वाले समय में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है और बहुत बड़ा उससे रोजगार भी पैदा होगा। इसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक अच्छा पॉलिसी बने। बायो E3 बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मंत्रिमंडल ने 3 प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिनका विलय विज्ञान धारा योजना में कर दिया गया है। इसके लिए 10,579 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तथा मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और प्रतिस्थापन शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में श्री शाह ने कहा कि अब वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का समय आ गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से देश पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए शीघ्र ही एक नई आत्मसमर्पण नीति लेकर आएगी। केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था का शासन स्थापित करने के साथ ही उन क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने 2 उद्देश्यों से काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना, और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था, इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। इससे पहले गृह मंत्री ने रायपुर में माओवाद प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इसमें उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर तथा बड़े उद्योगों की आपूर्ति श्रृंखला बनकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि MSME बड़े उद्योगों और कारोबारियों के लिए उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि MSME देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSME भारत के टूरिज्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भारत के निर्यात में, एक्सपोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो MSMEs का काम कभी नकारा नहीं जा सकता। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देंगे और सम्मानित भी करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए के कोष की भी शुरुआत करेंगे, जिससे स्वयं सहायता समूहों के करीब 48 लाख सदस्यों को लाभ होगा। श्री मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी वितरित करेंगे। इससे समूहों की लगभग 26 लाख सदस्यों को लाभ होगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत के बाद से अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। शाम को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। श्री मोदी राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितता मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। संदीप घोष से फिलहाल कोलकाता में पूछताछ जारी है और उनका पॉलीग्राफ जांच भी चल रहा है। ब्यूरो ने संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत से मंजूरी ले ली है। इस बीच दुष्कर्म मामले में न्याय की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल के विभिन्न विभागों में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज कई वामपंथी दलों के छात्रों और युवा संगठनों ने कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुणे में आज एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। यह हेलीकॉप्टर मुंबई से हैदराबाद जा रहा था। हेलीकॉप्टर खराब मौसम और तकनीकी खराबी के कारण गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल मदद उपलब्ध कराई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन की सफल यात्रा के बाद आज दोपहर स्वदेश लौट आए। एक रिपोर्ट। श्री मोदी ने वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने संबंधों को और बेहतर बनाकर सामरिक भागीदारी करने का निर्णय लिया। उन्होंने और अधिक स्थायी, समृद्ध और सतत विश्व के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया में संघर्ष सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की के बीच कीव में शिष्टमंडल स्तर की बैठक हुई। इस दौरान यूक्रेन में सामुदायिक विकास परियोजनाओं, औषध नियंत्रण मानकों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन और रूस को संघर्ष का समाधान तलाशना चाहिए। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि शांति स्थापित करने के किसी भी प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का दूसरा दौर सोमवार को सिंगापुर में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान सभी केंद्रीय मंत्री अपने समकक्षों के साथ बैठकें करेंगे और शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे।
ब्राजील के विदेश मंत्री मोरो विएरा कल 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्री विएरा मंगलवार को 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों की रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुस्तरीय क्षेत्र में सहयोग की नई संभावना तलाशी जाएगी। नौसेना का युद्धपोत आईएनएस मुंबई 3 दिन की यात्रा पर सोमवार को कोलंबो पहुंचेगा। इस युद्धपोत की श्रीलंका की पहली और इस वर्ष नौसेना की किसी पोत की 8वीं यात्रा है। इस दौरान आईएनएस मुंबई श्रीलंका वायुसेना के डॉनियर समुद्री गश्ती विमान के लिए आवश्यक कलपुर्जे भी उपलब्ध कराएगा। यह युद्धपोत श्रीलंका के नौसैनिकों के साथ खेलकूद, योग सत्र और तटवर्तीय क्षेत्रों में साफ सफाई जैसे कई संयुक्त गतिविधियों में शामिल होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बहुउद्देशीय MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टरों के लिए करीब $5.5 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है। इसमें भारत को पनडुब्बी रोधी सोनोबॉयस युद्धक प्रणाली और संबंधित उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी और अमेरिकी कांग्रेस ने इसको मंजूरी दी है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि यह सौदा अमेरिका के प्रमुख रक्षा भागीदार भारत के साथ द्विपक्षीय सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज वर्षा की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन में पूरे गुजरात में व्यापक वर्षा की भविष्यवाणी की है। अगले 24 घंटों में अमरेली, भावनगर, सूरत और भरूच जैसे तटीय जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच आज राज्य में कई हिस्सों में तेज वर्षा हुई, जिससे निचले इलाकों में जल भराव हो गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में आज मुख्यमंत्री मानिक साह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई। श्री साह ने कहा कि प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार राज्य को बाढ़ से 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देशवासियों से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मांडविया ने प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि ये सभी की जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। राष्ट्रीय खेल दिवस है और प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, आप खेलोगे आप खिलोगे। इसलिए हम सब लोग 29 अगस्त के दिन 1 घंटे के लिए अपने जिस खेलों में रुचि हो उस आउटडोर गेम्स खेले और अपने स्वयं को फिट रखे। पेरिस में पैरालंपिक खेलों के लिए 10 सदस्यीय निशानेबाजी दल रवाना हो गया है। एथलीटों में मनीष नरवाल, अमीर अहमद भट्ट, रुद्रांश खंडेलवाल, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, रुबीना फ्रांसिस, स्वरूप महावीर, उन्हालकर, सिद्धार्थ बाबू, श्रीहर्ष देवरेड्डी और निहाल सिंह शामिल हैं। शूटिंग कार्यक्रम 30 अगस्त को प्रसिद्ध चिटेरॉक्स शूटिंग सेंटर में शुरू होगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता था। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन ने क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के नाम एक भावुक वीडियो पोस्ट के जरिए इसका ऐलान किया। 38 वर्ष के शिखर धवन ने 2004 में दिल्ली के लिए अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी। विख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर के रंग भवन में आजादी संगीत सम्मेलन के आयोजन के अंतर्गत एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और आकाशवाणी की महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती भी उपस्थित थी। समारोह में उस्ताद अमजद अली खान और उनके परिवार को आकाशवाणी द्वारा सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की। मंत्रिमंडल ने उच्च प्रदर्शन वाले जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 नीति को भी मंजूरी दी। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 प्रमुख योजनाओं को मिलाकर विज्ञान धारा योजना को स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। देश को मार्च 2026 तक नक्सली समस्या से मुक्त कराने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के लिए 10 सदस्यीय निशानेबाजी दल रवाना। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।